अब वक्त था आकृति को उसके घर पहुंचाने का। पर शिवांश के सामने सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी थी कि उसे ये नहीं पता था कि अभी तक आकृति का भाई या फिर उसके पिताजी कहाँ हैं। और अब आगे के जंगलों में बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही थी और वहां पर ठंड भी काफी थी। ऐसी विकट परिस्थिति में किसी को ढूंढना मौत के मुंह में जाने जैसा था। लेकिन शिवांश आकृति से वादा कर चुका था, इसलिए अब वो पीछे नहीं हट सकता था। शिवांश अर्जुन से बोला, हमें अब अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ना होगा। हमें जल्द से जल्द निकलना होगा आकृति के घर वालों को ढूंढने के लिए। तो अर्जुन शिवांश से कहता है, बड़े भाई कुछ दिन रुक जाइए, पहाड़ों पर बर्फबारी बंद हो जाएगी, उसके बाद हम आकृति के घर वालों को ढूंढने के लिए चले जाएंगे। अभी जाना तो खतरे से खाली नहीं होगा। तो शिवांश अर्जुन से कहता है, नहीं नहीं, मैं और नहीं रुक सकता। तुमने पहले ही आकृति की हालत देखी है। वो अपने घर वालों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है और मैं उससे वादा भी कर चुका हूं, इसलिए रुकना ठीक नहीं होगा। हमें अभी निकलना चाहिए और बर्फबारी ही तो है। हमने तो कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतों को टाल दिया है, हम इससे भी निकल जाएंगे। फिर शिवांश की बात मानकर अर्जुन चलने के लिए तैयार हो जाता है। आकृति शिवांश से कहती है, क्या तुम सच में इस मौसम में जाना चाहते हो? तो शिवांश आकृति से बोला, हां, मैं अभी ही तुम्हारे घर वालों को ढूंढने के लिए निकल जाऊंगा। अगर हम सब साथ रहेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा और मौसम भी धीरे धीरे ठीक ही हो जाएगा। पर अगर हम यहां हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो पता नहीं और कितने दिन तुम्हें तुम्हारे घर वालों से दूर रहना पड़ेगा। अभी तक सिर्फ आकृति, अर्जुन और शिवांश ही जा रहे थे, लेकिन जैसे ही ईशा को पता चला कि शिवांश आकृति के घर वालों को ढूंढने के लिए जा रहा है, ईशा ने शिवांश से आग्रह किया कि वो उसे भी साथ में ले चले। शिवांश ने ईशा को समझाते हुए कहा, बाहर मौसम बहुत खराब है और भारी बर्फबारी भी हो रही है, तुम्हारा जाना ठीक नहीं रहेगा। तुम यहीं रुको, मैं, अर्जुन और आकृति जाकर आकृति के घर वालों को ढूंढ लेंगे और आकृति को वहां भेजकर वापस आ जाएंगे। शिवांश की बात सुनकर ईशा उससे बोली, तुम मुझे कालशेष कबीले में भी साथ लेकर नहीं गए थे, अब मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। कोई बात नहीं, मुझे खराब मौसमों से डर नहीं लगता, ऐसे बहुत सारे मौसम मैंने देखे हैं। ईशा शिवांश की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी, तो शिवांश ने भी ज्यादा जोर नहीं दिया। वो भी कहने लगा, ठीक है, तुम भी हमारे साथ चल सकती हो। अब शिवांश, ईशा, आकृति, सार्थक और अर्जुन सब निकल चुके थे पहाड़ों की तरफ, जहां आकृति का विजयला राज्य था। वो लोग जब निकले ही थे तब तो मौसम काफी ज्यादा ठीक था, कोई बर्फबारी नहीं हो रही थी, तो अभी तो इन्हें रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। पर जैसे जैसे ये लोग चढ़ाई करके ऊपर बढ़ रहे थे, धीरे धीरे बर्फबारी शुरू हो जाती है। ये लोग मौसम का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। तकरीबन आधी रात बीत गई थी। ये लोग चलते चलते थक गए थे, तो सार्थक बोला, अब हमें थोड़ी देर रुककर आराम कर लेना चाहिए। पूरा दिन हो गया है हमें चढ़ाई करते हुए और अभी तो हमें पता नहीं है कि आकृति का राज्य कितनी दूर है यहां से। फिर शिवांश भी कहता है, ठीक है, हमें काफी वक्त हो गया है निकले हुए, अब आराम कर लेना चाहिए। अब सभी लोग वहीं पहाड़ों के ऊपर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। बर्फबारी तो हो रही थी, पर फिर भी वो लोग पेड़ के नीचे सुरक्षित बैठे थे। शिवांश ने आग जलाने की कोशिश करी। काफी देर मशक्कत करने के बाद भी आग नहीं जल पाई, तो आकृति शिवांश से बोली, लाओ मुझे दो, मुझे ऐसे मौसम में रहने की आदत है, इसलिए मुझे पता है यहां कैसे जीवन गुजारा जाता है। फिर शिवांश के बाद जब आकृति ने आग जलाने की कोशिश करी, तो 2-3 कोशिशों के बाद ही आकृति आग जलाने में सफल हो गई थी। आग जलने के बाद लोगों को काफी राहत महसूस हो रही थी, क्योंकि उस वक्त मौसम काफी ठंडा था। अब आपस में सब बैठकर बातें कर रहे थे, तो ईशा आकृति से बोलती है, तुम अपने राज्य के बारे में हमें कुछ बताओ, आखिर तुम तो वहां की राजकुमारी थी। ईशा की बात सुनकर आकृति उससे बोलती है, हमारा राज्य बहुत बड़ा तो नहीं है, पर हां, देखने से तुम्हें यह लग जाएगा कि वो एक काफी संपन्न राज्य है। पहले हमारा राज्य काफी ज्यादा सुख समृद्धि से रहा करता था। मेरे पिताजी एक ऐसे राजा हैं जो अपनी प्रजा के लिए कुछ भी कर सकते थे। फिर पता नहीं कहां से दुश्मनों की नजर हमारे राज्य पर पड़ गई और एक एक करके हमारे राज्य पर हमले होने लगे। काफी समय तक तो मेरे पिताजी और उनकी सेना ने अपने राज्य को बचाने की पूरी कोशिश की,
और वो सफल भी हुए। पर एक दिन हमला इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि हम में से कोई भी राज्य को बचा नहीं पाया, इसलिए हमारा पूरा राज्य उजड़ गया। अब तो मुझे पता भी नहीं है कि वहां पर क्या क्या बचा होगा, कोई रह भी रहा होगा कि नहीं। जैसे ही हमला हुआ था, हमारे पिताजी ने मुझे और मेरे भाई को बाहर भेज दिया था ताकि हमारी जान खतरे में ना जाए। जब मैं वहां से निकली थी तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं कभी यहां पर वापस आ पाऊंगी और अपने पिताजी और भाई से कभी मिल पाऊंगी। पर अगर शिवांश कालशेष कबीले में नहीं आता तो मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं कभी दोबारा वापस भी जाऊंगी। आकृति की बात सुनकर शिवांश उससे बोला, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे राज्य पर हमला किसने किया था? आखिर वो लोग कौन थे और उन्हें चाहिए क्या था? तो आकृति शिवांश से बोलती है, मुझे पूरा तो नहीं पता कि हमारे राज्य पर हमला किसने किया था, पर मुझे यह जरूर पता है कि उनको हमारे राज्य से चाहिए क्या था। हमारे राज्य में बहुत सारे ऐसे खजाने हैं जिनको पाने के बाद एक व्यक्ति बहुत जल्द एक मार्शल संत बन सकता है और उसके पास कई सारी ताकत आ सकती है, जिन शक्तियों के लिए पूरी दुनिया साधना तकनीकों का अभ्यास करती है और बहुत मेहनत मशक्कत करती है। हमारे राज्य की कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें पाने के बाद किसी को भी अपनी साधना तकनीकों के लिए अभ्यास नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ब खुद एक योद्धा बन जाएगा। आकृति की बात सुनकर तो शिवांश की आंखों में चमक आ गई थी। शिवांश को ऐसा लग रहा था उसके लिए नया सूरज चमका है। अगर उसे वो चीजें मिल जाएं जिनसे एक आदमी बिना किसी पड़ाव को पार किए तुरंत एक मार्शल संत बन सकता है, तो उसमें क्या हर्ज है? शिवांश भी तो आखिर एक मार्शल संत ही बनना चाहता था। शिवांश उत्सुकता के साथ आकृति से पूछता है, क्या अभी भी वो सारे खजाने और वो सारी कीमती चीजें राज्य में होंगी या फिर उन्हें लूट लिया गया होगा? तो आकृति मायूस होकर कहती है, मुझे तो नहीं लगता कि अब वहां कुछ भी बचा होगा। जिस तरीके का हमला हुआ था पूरा राज्य बर्बाद हो गया था। अब वहां पर क्या बचा है और क्या नहीं, इसका तो मुझे अंदाजा ही नहीं है। आकृति की बात सुनकर शिवांश नजर नीचे झुका लेता है और मन में सोचने लगता है, क्या हो रहा है मेरे साथ? बार बार मुझे ऐसी चीजें मिलती हैं जिनके इस्तेमाल से मैं एक मार्शल संत बन सकता हूं, पर अगले ही पल मैं उनसे दूर भी हो जाता हूं। पता नहीं मैं मार्शल संत आखिर कब तक बन पाऊंगा। शिवांश का उतरा हुआ चेहरा देखकर आकृति तुरंत समझ गई कि शिवांश आखिर क्या सोच रहा है। आकृति शिवांश से कहती है, तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। हमें तो अभी पता ही नहीं है कि वहां पर कुछ बचा है या नहीं। हम वहां जाकर देखेंगे। हो सकता है सारी चीजें अभी भी वहीं की वहीं रखी हों, और अगर उनमें से आधी भी तुम्हें मिल गईं, तो तुम जल्द से जल्द एक मार्शल संत बन जाओगे। तुम्हें बहुत दिनों तक अब इंतजार करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पर मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूं कि मेरा राज्य अभी भी बस वैसे का वैसा ही हो और उस पर किसी ने कब्जा ना किया हो। ईशा आकृति से बोली, तुम तो एक बहुत अच्छी योद्धा हो ना, तो फिर तुम्हारे पिताजी के कहने पर तुम्हें वहां से आना नहीं चाहिए था। वहीं रहकर अपने पिताजी की सहायता करनी चाहिए थी दुश्मनों से लड़ने में। आकृति ईशा की बात पर उससे कहती है, हां तुम ठीक कह रही हो। मैंने भी वहां रुकने की पूरी कोशिश की थी और अपने पिताजी को मनाने की भी, पर उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। उन्हें तब ऐसा लगता था कि मैं सक्षम नहीं हूं इन सारी लड़ाइयों को लड़ने में, इसलिए उन्हें लगा कि कहीं मेरी जान जोखिम में ना जाए। उन्होंने भाई के साथ मुझे भेज दिया और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूं कि अगर मैं वहां होती तो मैं कुछ भी गलत नहीं होने देती और आज मेरे पिताजी और भाई सब साथ में होते। अगर मुझे एक बार पता चल जाए कि हमारे राज्य का ये हाल किसने किया है, मैं उसे जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी और मैं उससे इन सब का बदला जरूर लूंगी। आकृति की आंखों में उस वक्त गुस्सा साफ नजर आ रहा था। ईशा आकृति के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, तुम्हारा गुस्सा लाजमी है। तुम इस गुस्से को अपने काम में ला सकती हो। जब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे राज्य का दुश्मन आखिर कौन है, तो अपने इसी गुस्से को बाहर निकालकर तुम उससे अपने राज्य को उजाड़ने का बदला ले सकती हो, और मुझे पता है तुम ऐसा कर लोगी। तुम तो दिखने में ही इतनी बड़ी योद्धा लगती हो। शिवांश अब यह देख सकता था कि ईशा को आकृति अब थोड़ी थोड़ी पसंद आने लगी थी। तो यह देखकर शिवांश अपने मन में थोड़ी राहत महसूस करता है कि अब ईशा के मन में आकृति को लेकर कोई भी गलतफहमी नहीं बची है।
और अब वो दोनों आपस में दोस्त बन रहे हैं। पहाड़ी पर बर्फबारी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। ये देखकर शिवांश और अर्जुन की चिंता बढ़ गई थी। शिवांश और अर्जुन खड़े होकर एक दूसरे से बातें करने लगे और कहने लगे, बड़े भाई, ये बर्फ तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। हमें नहीं लगता हम अपना सफर अब आगे तक तय कर पाएंगे। हमें बर्फबारी के थमने का इंतजार करना होगा, वरना हम इन पहाड़ी रास्तों में कहीं खो जाएंगे। और बर्फबारी के समय अगर तूफान आ गया तो फिर तो पूछो ही मत। मैंने मेरे पिताजी से बचपन में सुना था कि पहाड़ों का तूफान बहुत खतरनाक होता है, वो किसी को भी अपने में निगल सकता है। अगर हम सिर्फ 2 लोग होते तो मुझे इतनी चिंता नहीं होती, पर हमारे साथ ईशा, आकृति और सार्थक भी हैं। हम इनकी जान जोखिम में नहीं डाल सकते, इसलिए बेहतर होगा कि हम अभी यहीं बैठकर इंतजार करें बर्फ के रुकने का। अर्जुन की बात सुनकर शिवांश उससे बोला, हाँ तुम ठीक कह रहे हो। मैं भी बहुत देर से इसी चिंता में था कि अब आगे हम क्या करेंगे, क्योंकि ये बर्फ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मैंने इसलिए ईशा, सार्थक को बोला था कि वो कबीले में ही रुक जाएं। रास्ते में काफी सारे खतरे मिलेंगे, पर ये तो मेरी किसी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी, इसलिए मुझे उसे अपने साथ लाना पड़ा। अर्जुन बोला, बड़े भाई, अब आप इन सब बातों के बारे में मत सोचिए। अब हमारे साथ अगर वो आ गए हैं तो उनकी जिम्मेदारी हम देख लेंगे। ईशा, आकृति और सार्थक वहीं पेड़ के नीचे आग के सामने बैठे बैठे सो गए थे। शिवांश और अर्जुन पहरा दे रहे थे। वो ये देख रहे थे कि कहीं कोई मुसीबत या फिर कहीं कोई जंगली जानवर आकर उन पर हमला न कर दे। अर्जुन और शिवांश सारी रात बैठकर वहां पहरा देते रहे। अब सुबह हो गई थी और बर्फबारी भी कम हो गई थी। शिवांश की अचानक से आंख खुलती है तो वो झटके से उठ जाता है और फिर वो अर्जुन से भी कहता है, हमें अब जल्द से जल्द यहां से निकलना चाहिए, इससे पहले कि बर्फबारी फिर से शुरू हो जाए। क्या शिवांश इन पहाड़ी तूफानों को पार करने में सफल हो पाएगा? आगे जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट वॉरियर शिवांश, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आधा सफर तो शिवांश और उसके साथियों ने तय कर ही लिया था, लेकिन अब यहां से कठिनाई बढ़ गई थी, क्योंकि अब बर्फ थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। शाम का वक्त था, ये सब साथ में चल रहे थे। तभी अचानक से पहाड़ों के ऊपर से बर्फीला तूफान आ जाता है। तूफान इतना ज्यादा तेज था कि किसी को भी आंखों के सामने कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। शिवांश केवल चिल्ला चिल्ला कर ही बोल रहा था, कोई किसी का हाथ मत छोड़ना और कोई कहीं मत जाना। लेकिन तूफान में किसी को क्या ही समझ में आता है कि वो क्या कह रहा है। देखते ही देखते तूफान ने इन सब को अपनी चपेट में ले लिया था। अब कोई भी एक दूसरे के साथ नहीं था, सब बिछड़ चुके थे। ईशा आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते पहाड़ी के ऊपर तक पहुंच जाती है और वहां जाने के बाद ईशा बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ शिवांश पूरी कोशिश कर रहा था कि वो ईशा और बाकी सब के साथ रह सके, लेकिन तूफान में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। इस वजह से शिवांश भी भटक गया था और भटकते भटकते तूफान के असर से ये सब वहीं पर बेहोश होकर गिर जाते हैं। कुछ घंटे बाद जब तूफान थम गया तो शिवांश को होश आता है। शिवांश होश में आने के बाद सबसे पहले अपने दोस्तों को खोजना चालू करता है। शिवांश अपनी पूरी ताकत लगा देता है पहाड़ों की बर्फ के ऊपर ईशा, सार्थक, आकृति और अर्जुन को ढूंढने की। शिवांश पागलों की तरह पहाड़ी पर दौड़ रहा था। उसे उस वक्त कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। अब हर कोई शिवांश से बिछड़ गया था। बहुत देर ढूंढने के बाद भी जब शिवांश को उसके दोस्त नहीं मिले तो शिवांश ने उम्मीद छोड़ दी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि इस मौसम में बहुत कुछ गलत हो रहा है। शिवांश मायूस होकर उसी जगह पर बैठा था। तभी शिवांश को किसी के चलने की आवाज महसूस होती है। शिवांश तुरंत चौकन्ना होकर खड़ा हो जाता है। वो देखता है कि कोई आदमी नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। ये शिवांश के लिए बहुत अजीब हो गया था कि ऐसे मौसम में कोई यहां क्यों आएगा। लेकिन फिर शिवांश ने उस आदमी के ऊपर तक आने का इंतजार किया। जैसे ही वो आदमी शिवांश के थोड़ा पास आ गया, शिवांश ने इशारा करके उसे अपनी तरफ आने के लिए बोला। अब वो आदमी भी डर गया कि कोई इस मौसम में पहाड़ी के ऊपर क्या कर रहा है, पर फिर भी वो हिम्मत करके शिवांश की तरफ आ गया। जैसे ही शिवांश ने उस आदमी को देखा, शिवांश का सबसे पहला सवाल था, नीचे की तरफ से जब तुम ऊपर आ रहे थे तो आपको कोई और दिखाई पड़ा था क्या? तो उस आदमी को ये बात बहुत अजीब लगी। उसने तुरंत शिवांश से पूछा,
क्या हुआ यहां पर? कुछ हुआ है क्या? तुम इस मौसम में यहां पर क्या कर रहे हो? तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। तुम्हें पता नहीं है कितनी बर्फबारी हो रही है। इससे तुम्हारी जान जोखिम में जा सकती है। शिवांश उस आदमी से बोला, हां मुझे पता है, पर मेरे दोस्त मुझसे बिछड़ गए हैं। कल हम सब एक साथ थे, फिर ये बर्फीला तूफान आ गया और उसके बाद से मैं मेरे दोस्तों को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, पर मुझे कोई भी नहीं मिला। इसलिए जब आप नीचे से आते हुए मुझे दिखे तो मुझे ऐसा लगा कि अगर नीचे से आए हो तो आपको कोई ना कोई तो मेरे दोस्तों में से दिखा ही होगा। तो वो आदमी शिवांश से बोला, नहीं नहीं, नीचे तो कोई भी नहीं था। और क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे दोस्त तुमसे बिछड़ गए? मैं तो यही पूछ रहा हूं कि तुम लोग ऐसे मौसम में यहां क्या करने के लिए निकले हो? तो शिवांश उस आदमी से बोला, अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, पर अब आपकी मुझे एक मदद चाहिए। क्या आप मुझे मेरे दोस्तों को ढूंढने में मेरा साथ देंगे? मेरा उनको ढूंढना बहुत जरूरी है। कुछ देर सोचने के बाद उस आदमी ने हामी भर दी। वो अपना हाथ बढ़ाकर शिवांश से बोला, मेरा नाम वीरेंद्र है, तुम घबराओ मत, तुम्हारे दोस्त जल्द से जल्द मिल जाएंगे। हमें अब जल्दी जल्दी काम करना चाहिए, इससे पहले कि तूफान दोबारा से शुरू हो जाए। शिवांश हर जगह हाथ मार मार कर देखने की कोशिश कर रहा था कि कहीं जमीन में ये लोग बेहोश तो नहीं पड़े हैं। शाम हो गई थी और शिवांश को उसके दोस्तों की कोई खबर नहीं मिली थी। वीरेंद्र और शिवांश साथ में चल रहे थे। फिर वीरेंद्र शिवांश से बोला, मैं कुछ कहना चाहता हूं, जिसे सुनकर शायद तुम्हें अच्छा ना लगे। तुम अपने दोस्तों को ढूंढ तो रहे हो इस मौसम में, पर एक बार जो इस मौसम की चपेट में आ जाता है वो जिंदा नहीं बचता है। वैसे मैं तो प्रार्थना यही करूंगा कि ऐसा कुछ भी ना हुआ हो, पर भगवान ना करे तुम्हारे दोस्तों को कुछ हो गया और तो और तुम यहां पर ढूंढते रह जाओगे तो तुम्हारा भी वही हाल हो जाएगा। मेरी बात मानो तो यहां से वापस चले जाओ। वीरेंद्र की बात सुनकर शिवांश को गुस्सा आ गया और वो कहने लगा, नहीं, मैं मेरे दोस्तों को छोड़कर यहां से कहीं नहीं जाने वाला। अगर आपको यहां से जाना है तो आप जा सकते हैं। वीरेंद्र शिवांश से बोला, अरे तुम्हें उम्मीद छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं तो ये तुम्हारी ही भलाई के लिए बोल रहा था। अभी तुमने सिर्फ अपने दोस्तों को खोया है। अगर तुम भी इस तूफान के चक्कर में फंस गए तो तुम्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ेगी। शिवांश फिर वीरेंद्र से बोला, मैं माफी चाहता हूं, मैंने आपसे इस तरीके से बात की, पर दोबारा ये बात मत करिएगा। मैं अपने दोस्तों के बिना यहां से बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूं। शिवांश आगे बढ़ा ही था कि वीरेंद्र बोलता है, हो सकता है तुम्हारे दोस्त पहाड़ी के ऊपर तो नहीं पहुंच गए। वीरेंद्र की शक्ल देखकर शिवांश उससे कहता है, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? इतनी ऊंचाई पर तुम्हें लगता है कोई इंसान जिंदा बच पाएगा? अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम गलत हो। मुझे नहीं लगता कि मेरे दोस्त वहां होंगे। फिर भी अगर तुम चाहते हो तो मैं एक बार तुम्हारे साथ ऊपर चलकर भी देख लूंगा। अब शिवांश ने कदम जल्दी जल्दी बढ़ाने चालू कर दिए थे और एक एक करके वो रास्ते को पार करता हुआ पहाड़ी के ऊपर तक जाने लगा। अब फिर से दोबारा बर्फबारी होने लगी तो पहाड़ों पर बर्फ फिर से जमने लगी थी। शिवांश को बस यही डर सता रहा था कि कहीं बर्फीला तूफान फिर से ना जाए, पर आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब तक तो बर्फीला तूफान नहीं आया था। शिवांश पहाड़ी की चोटी से कुछ ही दूर था, पर अभी तक उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिला था जो ये बता सके कि शिवांश के दोस्त अब यहां पर हैं भी कि नहीं। फिर शिवांश वीरेंद्र से बोला, देखा, मैंने कहा था कोई भी नहीं मिलेगा। मुझे नहीं पता इस बर्फीले तूफान में मेरे दोस्त आखिर किस दिशा में चले गए हैं। कहीं वो भी मुझे इसी तरीके से तो नहीं ढूंढ रहे होंगे। वीरेंद्र बोला, मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारे दोस्त अब इस पहाड़ी पर होंगे। हमने पूरी पहाड़ी छान मारी है। अगर कुछ भी होता तो अब तक तो हमें मिल जाना चाहिए था, और रात भी काफी हो गई थी। तो वीरेंद्र बोला, मैं तो आगे नहीं जाऊंगा, मुझे मेरी जान प्यारी है। अगर तुम्हें इसके आगे फिर भी जाकर ढूंढना है तो तुम बेझिझक जाकर देख सकते हो, पर ध्यान रहे, अगर इस बार बर्फीला तूफान आया तो तुम्हें भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा और शायद तुम्हें ढूंढने के लिए भी कोई ना आए। वीरेंद्र की बात से शिवांश समझ गया था, तो वो भी वहीं रुककर आराम करने लगा और तूफान के कम होने का इंतजार करने लगा। शिवांश अपने मन में सोच रहा था कि हर बार ऐसा क्यों होता है कि कोई ना कोई मुसीबत उसके दोस्तों को घेर लेती है। यही सोचते सोचते कब शिवांश की आंख लग गई। शिवांश को भी पता नहीं चला।
तकरीबन आधी रात में शिवांश की आंख खुली तो उसने देखा कि अब बर्फ धीमी पड़ रही है। अब वो अपना सफर दोबारा से तय कर सकता है। वो तुरंत वीरेंद्र को जगाकर कहने लगा, हमें अब जल्द से जल्द यहां से निकलना चाहिए, क्योंकि अभी बर्फ नहीं पड़ रही है। अगर एक बार फिर से बर्फबारी जोर से होने लगी तो हम फंसकर रह जाएंगे। एक बार फिर से शिवांश और वीरेंद्र ने चलना चालू कर दिया था। वीरेंद्र जब से आया था, शिवांश ने वीरेंद्र के बारे में कुछ भी जानना जरूरी नहीं समझा था, पर अभी अचानक से पता नहीं क्यों शिवांश को ऐसा लगा तो उसने वीरेंद्र से पूछा, तुम ऊपर क्या करने आए थे? तुमने उस बात का मुझे जवाब दिया नहीं। तो वीरेंद्र शिवांश से बोला, मैं एक शिकारी हूं और मैं शिकार की तलाश में यहां अक्सर आ जाया करता हूं। मेरे लिए यह बहुत आम बात है, इसलिए मुझे इन बर्फीले तूफानों से भी डर नहीं लगता। और कल भी मैं यही करने आया था। और तुम लोग यहां क्या करने आए थे? वो भी तुम और तुम्हारे दोस्त एक साथ। ऐसे तूफान में तो बाहर निकलना भी अपनी जान जोखिम में डालने जैसा होगा। फिर तुम लोग आखिर इतने ऊपर तक कैसे पहुंच गए? तो शिवांश बोला, यहीं पास में एक विजयला राज्य है, हम वहां जाना चाहते थे, लेकिन भारी बर्फबारी के चलते हम अटक गए हैं। मेरे दोस्त मुझसे बिछड़ गए हैं। जब तक मैं उनको ढूंढ नहीं लेता तब तक मैं आगे का सफर तय नहीं कर पाऊंगा। और मुझे यह पता है कि मेरे दोस्तों को कुछ नहीं हुआ है, या वो भी इसी तरीके से भटक रहे होंगे। शिवांश की बात सुनकर वीरेंद्र उससे बोला, मैं भी यही उम्मीद करता हूं कि तुम्हारे दोस्तों को कुछ ना हुआ हो, पर मैं तुम्हें बताता हूं, अब तक इन बर्फीले तूफानों की चपेट में जो भी आया है, या तो उसकी मौत हुई है या फिर वो बर्फ के नीचे दबकर कुछ दिनों के बाद मर गया है। पर वापस जिंदा जाना तो नामुमकिन है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम अभी तक कैसे खड़े हो। पर अगर तुम्हारे दोस्त 2 दिन से नहीं मिल रहे हैं और हम लगातार उन्हें ढूंढ रहे हैं, तो अब हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि अब वो जिंदा नहीं है। वीरेंद्र की बात सुनकर शिवांश उससे बोला, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि तुमने मेरी इतनी मदद की। पर अब अगर सच में तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। पर अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं मेरे दोस्तों को बिना ढूंढे ही यहां से चला जाऊंगा, तो ये हरगिज नहीं हो सकता। कुछ एक सुराग तो मिलना चाहिए कि वो यहां हैं भी या नहीं। अभी तक तो हमें उनकी लाश भी नहीं मिली है। तुम ये कैसे कह सकते हो कि मेरे दोस्तों की मौत हो गई है? वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी शिवांश को ऐसा लगा कि जैसे उसके पैरों से कोई चीज टकरा गई है। शिवांश तुरंत नीचे देखने लगा। बर्फ के नीचे कुछ दबा था। शिवांश खोदकर उसे देख रहा था। काफी देर खोदने के बाद शिवांश को महसूस हुआ जैसे वो कोई इंसानी शरीर है। यह देखकर तो वीरेंद्र और शिवांश दोनों के होश उड़ गए थे। उन लोगों ने अपनी खोदने की गति को बढ़ा दिया था। थोड़ी देर के बाद जब शिवांश शरीर के ऊपर से बर्फ को हटाने में कामयाब हो गया, तो उसने देखा वो किसी इंसान का शरीर है। पर उसे न तो वीरेंद्र जानता था न शिवांश जानता था। शरीर को निकालने के बाद जब शिवांश ने उसकी छाती पर हाथ रखकर देखा, तो वो शरीर मरा हुआ था। वीरेंद्र शिवांश से बोला, मैं भी तुम्हें यही बताना चाहता था। यह आदमी भी बर्फीले तूफान की चपेट में आकर मर गया है और बर्फ के नीचे दब गया। अगर आज हम यहां ना आते तो हमें पता भी नहीं चलता। पर अब हम इसे बचा भी नहीं सकते, क्योंकि हमें नहीं पता ये कितने दिनों से यहां पर मरा हुआ पड़ा है। और होना हो तुम्हारे दोस्तों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मेरी बात मानो और मेरे साथ वापस चलो, वरना तुम भी अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। अब सिर्फ शिवांश की आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि इस वक्त उसे लगने लगा था कि उसके सारे दोस्तों की मौत हो गई है। और इस वक्त शिवांश अपने आप को इस दुनिया का सबसे बड़ा बदनसीब इंसान मान रहा था। क्या वाकई में आकृति, ईशा, अर्जुन और सार्थक की मौत हो गई है, या फिर बस वो बर्फीले तूफान में खो गए हैं? आगे जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट वॉरियर शिवांश, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शिवांश मायूस बैठा था। उसने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी कि अब उसके दोस्त वापस मिलेंगे, या फिर पता नहीं कहां से अचानक से शिवांश के दिल में एक उम्मीद जगी और उसने फिर से अपने दोस्तों को ढूंढने की ठानी। शिवांश फिर से पहाड़ी पर चारों तरफ अपने दोस्तों को ढूंढने लगा। पूरा दिन बीत गया था शिवांश को ढूंढते ढूंढते। फिर शाम होते ही शिवांश को सामने की पहाड़ी के ऊपर से एक अजीब सी रोशनी दिखाई पड़ी। शिवांश ने तुरंत वीरेंद्र को बताया, देखो सामने की पहाड़ी से एक अजीब सी रोशनी दिखाई पड़ रही है।
मुझे लगता है वहां कोई है और उसने आग जला रखी है। वीरेंद्र ने भी जब देखा तो उसने शिवांश से कहा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो। अब वीरेंद्र और शिवांश जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर दूसरी पहाड़ी का रास्ता तय करने लगे। तकरीबन 2 घंटे के बाद शिवांश रोशनी के पास तक पहुंच गया था। रोशनी के पास पहुंचते ही शिवांश को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। वहां पर आकृति और अर्जुन बैठे हुए थे। आकृति और अर्जुन को देखकर शिवांश की जान में जान आ गई थी। जैसे ही अर्जुन ने शिवांश को देखा, वो उसके गले लगकर कहने लगा, बड़े भाई आखिर अब कहां थे? 3 दिन से आपको मैं पागलों की तरह ढूंढ रहा हूं। ईशा और सार्थक का भी कोई अता पता नहीं है। उस तूफान ने हम सबको अलग अलग कर दिया था। मैंने और आकृति ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अब हम दोबारा आप लोगों से मिल पाएंगे। जब शिवांश ने आकृति की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। शिवांश बोला, तुम परेशान मत हो, अब कुछ नहीं होगा, मैं आ गया हूं। फिर शिवांश आकृति और अर्जुन से कहने लगा, ईशा और सार्थक कहां चले गए आखिर? अर्जुन भरी आवाज में शिवांश से कहने लगा, जिस तरीके से मैं आपको ढूंढ रहा था उसी तरीके से 2 दिन से ईशा को भी ढूंढ रहा हूं और सार्थक को भी, पर उनका कोई अता पता नहीं है। मुझे लगता है कहीं वो बर्फबारी में बर्फ के नीचे तो नहीं दब गए हैं। तो शिवांश अर्जुन से बोला, शुभ शुभ बोलो, जैसे तुम लोग मिल गए हो वैसे ही ईशा और सार्थक भी कहीं ना कहीं सलामत होंगे। हमें बस उन्हें ढूंढने की जरूरत है। फिर आकृति बोली, कोई बात नहीं, अब हम चारों लोग आपस में साथ मिलकर सार्थक और ईशा को ढूंढ लेंगे, हिम्मत मत हारो। शिवांश के साथ एक अनजान आदमी को देखकर अर्जुन उससे बोला, बड़े भाई ये कौन है? शिवांश ने बोला, ये वीरेंद्र है, ये एक शिकारी है। ये उस दिन जब तूफान में हम लोग खो गए थे उसी दिन मुझे ये नीचे मिला था। ये ऊपर की तरफ शिकार के लिए जा रहा था, तभी मैंने उसको रोक लिया था। मुझे ऐसा लगा जैसे इसकी मुलाकात तुम लोगों से हुई होगी, पर इसने भी ना तो ईशा को देखा था और ना ही तुम में से किसी को, लेकिन तब से मेरा साथ दे रहा है तुम लोगों को ढूंढने में। फिर अर्जुन वीरेंद्र से बोला, मेरा नाम अर्जुन है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद इतने दिन तक बड़े भाई का साथ देने के लिए। तो वीरेंद्र मुस्कुराकर बोला, अरे नहीं, इसमें धन्यवाद की कैसी बात है। मैं भी ऊपर ही आ रहा था और मैंने देखा कि मायूस होकर जमीन में बैठा है। बस तब मैं समझ गया था कि कुछ तो जरूर है, यहां पर कोई तो अनहोनी हुई है। फिर इसने मुझे बताया कि इनके दोस्त खो गए हैं बर्फीले तूफान में। पहले तो मैंने भी उम्मीद छोड़ दी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा, पर इसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी और ये तुम लोगों को लगातार ढूंढता रहा। इतने अच्छे दोस्त मिलना किस्मत की बात है। तुम लोग लगता है आपस में काफी अच्छे दोस्त हो। अपनी दोस्ती को हमेशा ऐसे ही कायम रखना, वरना आजकल की दुनिया में तो ऐसे दोस्त किसी को नहीं मिलते हैं। मुझे तुम्हारी दोस्ती देखकर अपने पुराने दिन याद आ गए। और खैर, अब तो मेरा कोई दोस्त नहीं बचा है। इतना कहकर वीरेंद्र थोड़ा मायूस हो गया तो अर्जुन उससे बोला, अरे तुम मायूस क्यों होते हो? हम भी तुम्हारे दोस्त जैसे ही हैं। अब से तुम्हें तुम्हारे नए दोस्त मिल गए हैं, तुम परेशान मत हो। फिर वीरेंद्र शिवांश से बोला, 3 दिन हो गए हैं, मैं अपने घर नहीं गया हूं। अब तो तुम्हें तुम्हारे दोस्त मिल गए हैं, अब मुझे इजाजत दो। तो शिवांश वीरेंद्र से बोला, हाँ हाँ, अब तुम जा सकते हो। तुमने मेरा बहुत काम आसान कर दिया है। ध्यान से जाना, अगर भगवान ने चाहा तो हमारी मुलाकात फिर से होगी। वीरेंद्र मुस्कुराता हुआ उस जगह से चला गया। अब वहां पर शिवांश, आकृति और अर्जुन ही थे। अब ये लोग सोच रहे थे कि ईशा और सार्थक को आखिर वो कहां ढूंढें। फिर शिवांश थोड़ी देर सोचकर अर्जुन से बोलता है, सामने वाली पहाड़ी से तो हम लोग ही आए हैं, हमें वहां कोई नहीं दिखा। हो सकता है ईशा और सार्थक इस पहाड़ी पर ही गए होंगे। हम तीनों ये ध्यान रखेंगे कि हम आपस में अलग नहीं होंगे और हम एक साथ मिलकर ही उन दोनों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही हमको लगेगा कि बर्फीला तूफान फिर से आ रहा है, हम एक जगह ठहर जाएंगे। अर्जुन और आकृति बिल्कुल जैसा शिवांश ने बोला था वैसा ही करने लगते हैं। अब एक एक करके वो सब धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे, सार्थक और ईशा को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। काफी वक्त बीत गया था, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला था कि आखिर सार्थक और ईशा हैं कहां। थोड़ा ऊपर पहुंचने पर अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे जमीन के नीचे कोई दबा हुआ है।
अर्जुन ने तुरंत हटा दिया तो सार्थक को देखते ही अर्जुन को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। अर्जुन ने तुरंत चिल्लाकर आकृति और शिवांश को वहां पर बुलाया। वो बोला, बड़े भाई ये देखिए। तो शिवांश भागकर वहां जाकर देखता है कि सार्थक बर्फ के नीचे दबा था। अर्जुन और शिवांश सार्थक को जल्दी जल्दी बर्फ के नीचे से निकालने लगते हैं। सार्थक का पूरा शरीर ठंडा था और वो बेहोश था। शिवांश को तो लग रहा था जैसे सार्थक के शरीर में जान ही नहीं बची है, लेकिन फिर आकृति ने जल्दी से आग जलाकर सार्थक के शरीर को उसके पास लिटा दिया। शिवांश अर्जुन से कह रहा था, अगर सार्थक यहां है तो ईशा भी यही होगी। अब शिवांश और अर्जुन दोनों मिलकर पूरे तरीके से पहाड़ी की बर्फ को हटाने में लगे हुए थे कि कहीं ना कहीं ईशा भी जमीन के नीचे दबी हुई होगी। काफी देर बर्फ हटाने के बाद उन्हें ईशा का शरीर भी बर्फ के नीचे मिला, लेकिन ईशा की हालत तो सार्थक से ज्यादा बुरी थी। बुरी तरीके से उसका शरीर ठंडा था और नीला पड़ गया था। ईशा की ऐसी हालत देखकर शिवांश घबरा गया था। शिवांश को घबराता देख आकृति उससे बोली, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बर्फ में दबने के बाद अक्सर शरीर ऐसा हो जाता है। अगर ईशा के शरीर को आग के सामने थोड़ी देर के लिए लिटा देंगे तो जब उसे गर्मी मिलेगी तो ईशा को जल्दी से होश आ जाएगा। तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ईशा और सार्थक का शरीर वहीं जलती हुई आग के सामने था और शिवांश, अर्जुन और आकृति वहीं बैठकर उनके होश में आने का इंतजार करने लगे। आधी रात बीत गई थी, लेकिन अभी भी सार्थक और ईशा होश में नहीं आए थे। अब शिवांश की चिंता बढ़ रही थी, लेकिन इन लोगों के पास इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। सुबह होते होते सार्थक को तो होश आ गया था, लेकिन ईशा अभी भी बेहोश ही थी। सार्थक ने होश में आते ही जब शिवांश, अर्जुन और आकृति को उनके पास बैठे देखा तो सार्थक तुरंत शिवांश से बोला, उस बर्फीले तूफान को देखकर मुझे नहीं लगा था कि मैं जिंदा बच पाऊंगा। वो तूफान इतना तेज था कि हम सब एक दूसरे से बिछड़ गए। मैं और ईशा एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस पहाड़ी की तरफ आ गए थे। पता नहीं कैसे हम बर्फ के नीचे दब गए। और फिर सार्थक ईशा की तरफ देखता है। ईशा को जब वो होश में नहीं पाता है तो सार्थक और ज्यादा परेशान हो गया। फिर शिवांश सार्थक से बोला, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से तुम्हें होश आ गया, ऐसे ही ईशा भी होश में आ जाएगी। थोड़ी देर के बाद ईशा के शरीर में थोड़ी हलचल होने लगी और देखते ही देखते उसे भी होश आ गया। ईशा को होश में देखकर तो शिवांश की खुशी का ठिकाना नहीं था। शिवांश ने तुरंत ईशा को अपने गले से लगा लिया और उससे कहने लगा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। ईशा शिवांश से कहने लगी, नहीं नहीं, तुम इतना परेशान मत हो, मैं अब ठीक हूं। हम तुम्हें ढूंढते ढूंढते इस पहाड़ी की तरफ आ गए थे और हम फिर उस बर्फीले तूफान में फंसकर इस बर्फ के नीचे दब गए। शिवांश ईशा से कह रहा था, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम्हें हमारे साथ नहीं आना चाहिए। यह सफर खतरों से भरा हुआ होगा। मैंने पहले ही बताया था कि मौसम बहुत खराब है और पहाड़ी पर बर्फीले तूफानों का आना बहुत लाजमी है, पर तुमने मेरी कोई बात नहीं सुनी। फिर आकृति शिवांश से बोली, यह वक्त उस पर चिल्लाने का नहीं है। अगर वो हमारे साथ है तो कोई बात नहीं, पर अब हमें यह ध्यान देना होगा कि हमें अपना सफर जल्द से जल्द खत्म करना है, इससे पहले कि हम दोबारा से बर्फीले तूफान में घिर जाएं। विजयला राज्य अब यहां से ज्यादा दूर नहीं है। हम अगर अभी चलना शुरू करेंगे तो तकरीबन 6 या 7 घंटे के बाद वहां पर पहुंच जाएंगे। तो शिवांश फिर ईशा को अपनी गोद में उठा लेता है और अर्जुन सार्थक को, और अब ये लोग धीरे धीरे पहाड़ी को पार करने लगे। बर्फबारी भी कम हो रही थी। इस वक्त मौसम साफ था तो इनको चलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। तकरीबन 3 घंटे का सफर तय करने के बाद ये लोग एक छोटे से राज्य के पास पहुंच गए थे। पहाड़ी से नीचे उतरते ही ऐसा लग रहा था जैसे उनकी जान में जान आ गई थी। विजयला राज्य के पास पहुंचते ही आकृति की आंखें आंसू से भर आई थी। उसे अपने बचपन की याद आने लगी थी। उसे अपने बचपन की सारी यादें एक एक करके दिखने लगीं। अपने राज्य के पास आकर आकृति को इतनी खुशी हो रही थी कि वो बयां नहीं कर सकती थी।
लेकिन उस वक्त इतनी शांति थी कि आसपास एक या दो ही लोग दिखाई पड़ रहे थे। आकृति समझ गई थी कि कुछ न कुछ बुरा यहां पर जरूर हुआ है। अब आकृति के कदम नहीं रुक रहे थे। अपने राज्य की तरफ बढ़ने से आकृति जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर पहुंच जाती है। शिवांश और बाकी सब आकृति के पीछे ही चल रहे थे। राज्य के अंदर पहुंचते ही आकृति देखती है कि उसका सुंदर शहर आज कितना उजड़ गया है। हर तरफ टूटे हुए मकान हैं, टूटी हुई सड़कें हैं, कुछ नहीं बचा है और बहुत कम लोग ही दिखाई पड़ रहे हैं। यह देखकर आकृति का दिल दुख से भर गया था। आकृति एक दुकान वाले के पास पहुंचकर उससे पूछने लगती है, यहां पर आखिर क्या हुआ है? और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो यह थी कि आकृति के खुद के राज्य के लोग आकृति को नहीं पहचान पा रहे थे, क्योंकि इतने समय से आकृति राज्य से बाहर थी और इसके पहले भी आकृति सिर्फ महल में ही रहती थी। इसलिए बाहरी लोगों ने आकृति को ज्यादा देखा नहीं था। इस वजह से राज्य में कोई भी आकृति को नहीं पहचान पा रहा था। आकृति ने जब दुकान वाले से यह सवाल पूछा कि किस वजह से यहां सब इतना उजड़ गया है, तो दुकान वाला आकृति से कहने लगा, अरे बेटा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, आज से कुछ 6-7 महीने पहले हमारे राज्य पर दुश्मनों का हमला हुआ था। हमारे राजा ने हमारे राज्य को बचाने की पूरी कोशिश करी, पर वो नाकामयाब रहे और अब ये राज्य दुश्मनों की कैद में है। यह सुनकर आकृति तुरंत उस दुकान वाले से बोली, तो आपके राजा और उनका परिवार अब कहां है? आखिर कहां थे विजयला राज्य के राजा और क्या हुआ था उनके साथ? आगे जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट वॉरियर शिवांश, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आकृति ने जब दुकानदार से राज्य के राजा के बारे में पूछा तो वो दुखी मन से कहने लगा, जब हमारे राज्य पर हमला हुआ था तो राजा ने अपने बेटे और बेटी को बचाने के लिए इस राज्य से बाहर भेज दिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश लड़ाई में लड़ते वक्त राजा की मौत हो गई थी और तब से इस विजयला राज्य का सूरज डूब चुका है। जैसे ही दुकानदार के मुंह से आकृति ने अपने पिताजी की मृत्यु की बात सुनी तो आकृति के दिल पर एक धक्का सा लग गया। वो जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी और अपने पिताजी की मौत का अफसोस मनाने लगी। आकृति को शिवांश, ईशा, सार्थक और अर्जुन सब सांत्वना दे रहे थे। वो कह रहे थे, तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे पिताजी की मौत का बदला अवश्य लेंगे। आकृति अपने पिताजी की मौत की खबर से पूरी तरह से टूट गई थी। उसको संभालना मुश्किल हो रहा था। आकृति की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वो बार बार बस यही पूछ रही थी, अगर मैं यहां होती तो मैं अपने पिताजी को कुछ नहीं होने देती। मुझे यहां से नहीं जाना चाहिए था। मैं ही अपने पिता की मौत की जिम्मेदार हूं। शिवांश, ईशा, सार्थक, अर्जुन आकृति को बार बार समझा रहे थे कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम अपनी मर्जी से नहीं गई थी। तुम्हारे पिताजी ने ही तुम्हें भेजा था और अगर तुम यहां रहती तो हो सकता है तुम्हारी जान पर भी खतरा आ जाता। पर अभी तुम्हारे पास मौका है, तुम उनकी मौत का बदला ले सकती हो। तुम धीरज से काम लो। यह समय टूटने का नहीं है। तुम्हें फिर से उठकर खड़ा होना होगा, अपना राज्य फिर से संभालना होगा। देखो, तुम्हारे राज्य में सबको तुम्हारी जरूरत है। पर आकृति तो ये बात दिमाग में लेकर बैठ गई थी कि उसके पिताजी की मौत की वजह वही है। उसकी वजह से ही उसके पिताजी की मृत्यु हुई है। ईशा आकृति को संभाल रही थी। तभी शिवांश दुकानदार से पूछता है, यहां पर रहने की कोई जगह है क्या? तो दुकानदार कहता है, अभी तो ये पूरा राज्य उजड़ा हुआ है, तुम्हें कौन सी रहने की जगह मिलेगी? तुम लोग चाहो तो मेरे घर में रुक सकते हो। दुकानदार का इतना अच्छा व्यवहार देखकर शिवांश काफी खुश था। फिर शिवांश और बाकी सारे लोग उसी दुकानदार के घर में रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। आकृति अभी भी गुमसुम बैठी थी। पता नहीं उसके मन में ऐसा क्या चल रहा था और वो क्या सोच रही थी। सबको आकृति की हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा था। थोड़ी देर के बाद आकृति थोड़ा सा ठीक महसूस कर रही थी तो शिवांश पूछने के लिए आता है, अब आगे क्या करना है? हम कैसे तुम्हारे महल में घुसेंगे? क्योंकि ऐसे जाएंगे तो हम पकड़े जाएंगे। आकृति शिवांश से कहती है, नहीं, हम नहीं पकड़े जाएंगे, क्योंकि तुमने देखा मुझे मेरे राज्य में कोई नहीं पहचानता है। इसलिए महल में भी मुझे लगता है कोई हमको नहीं पहचानता होगा। बस मुझे यह पता करना है कि अब महल में आखिर है कौन कौन।
तो आकृति दुकानदार के पास जाकर उससे बोलती है, क्या आपको पता है अब महल में कौन रहता है? तो दुकानदार बोला, यहीं पास में एक राज्य है जिससे इस राज्य की लड़ाई हुई थी। वहां की महारानी महामाया है। वो बहुत बड़ी जादूगरनी है और उसने ही छल से हमारे राज्य को जीत लिया है और अब वही महल में रहकर इस राज्य पर राज करती है। महामाया किसी चुड़ैल से कम नहीं है। उसके जादू के चर्चे चारों तरफ हैं। वो अपने जादू से किसी को भी वश में कर सकती है और अपने जादू से किसी को भी खत्म कर सकती है। इसलिए महामाया का खौफ हर तरफ फैला हुआ है। आम प्रजा को तो उसने इतना परेशान करके रखा था कि आधे से ज्यादा लोग इस राज्य को छोड़कर जा चुके हैं और जो लोग यहां बचे हैं वो उसके कहर से रोज परेशान होते हैं। अब तो कोई आसमान से मसीहा ही आ सकता है हमें महामाया के जाल से बचाने के लिए। वो महामाया ही हमारे राज्य के राजा की मौत की जिम्मेदार है। जब आकृति को यह पता चला कि महामाया ने ही उसके पिता की जान ली है तो आकृति की उत्सुकता बढ़ गई थी महामाया को देखने की। आकृति एक भी मिनट यहां नहीं रुकना चाहती थी। वो तुरंत महल में जाना चाहती थी, लेकिन फिर शिवांश ने आकृति को समझाया, इस वक्त अगर हम महल में जाएंगे तो उन्हें शक हो जाएगा। हम कल सुबह महल में जाकर पता करेंगे कि ये महामाया कौन है और आखिर वो क्या चाहती है। आकृति शिवांश की बात मान लेती है और रात भर इंतजार कर लेती है। अगली सुबह होते ही आकृति, शिवांश, सार्थक और अर्जुन सब महल के लिए निकल जाते हैं। महल में पहुंचते ही उन्हें दरवाजे पर दरबान मिलते हैं। वो उन्हें रोक लेते हैं। एक दरबान कहता है, अरे अरे ये कहां घुसे चले आ रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा ये महल है? यहां हर किसी का आना जाना नहीं होता है। जब आकृति ने यह देखा कि उसे अपने ही महल में घुसने के लिए लोग रोक रहे हैं तो आकृति अपना आपा खो बैठी। लेकिन फिर शिवांश ने आकृति को पीछे खींच लिया और उससे बोला, अभी तुम्हें नहीं बताना है कि तुम कौन हो। अगर इन लोगों को यह पता चल गया कि तुम यहां की राजकुमारी हो तो तुम्हारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए अब जैसा जैसा मैं कहूंगा तुम वैसा ही करोगी। हाँ, मुझे पता है तुम्हें गुस्सा आ रहा है कि तुम्हें तुम्हारे ही महल में घुसने नहीं दे रहे हैं, पर यह वक्त गुस्से का नहीं है, धीरज से काम लेने का है। गुस्से में हम बना बनाया काम बिगाड़ सकते हैं। फिर शिवांश दरबानों से बात करके कहता है, हम महामाया से मिलने आए हैं। हमने उनके जादू के चर्चे चारों तरफ सुने हैं, इसलिए हमें बड़ी उत्सुकता हो रही है उनसे मिलने की। सुना है आजकल वो यहीं राज करती हैं, इसलिए हम यहां पर चले आए। यह सुनकर एक दरबान दौड़कर अंदर जाता है और फिर वापस बाहर आता है और दूसरे दरबान के कान में कुछ कह देता है और फिर अगले ही पल ये दरबान इन लोगों को अंदर जाने देते हैं। किसी को समझ नहीं आया कि उन दोनों दरबानों के बीच में आखिर ऐसी क्या बात हुई थी, पर जो भी हो शिवांश का मतलब तो पूरा हो गया था। उसे महल के अंदर घुसना था और अब वो लोग महल के अंदर जा चुके थे। महल के अंदर घुसते ही आकृति देखती है कि पूरे महल को बदला जा चुका है। हर तरफ काले काले पर्दे और काली चीजें हैं, जैसे मानो कि महल में कोई चुड़ैल राज कर रही हो। और सही बात है, महामाया भी एक चुड़ैल जैसी ही थी। आकृति तो पहचान भी नहीं पा रही थी कि उसका ही महल है जो कितना सुंदर हुआ करता था। यहां पर कितने सारे पेड़ और कितनी हरियाली हुआ करती थी। आकृति के पिताजी ने इस महल को बहुत संभाल के रखा था, लेकिन महामाया ने पूरा महल तहस नहस कर दिया था। तभी सामने से एक अधेड़ उम्र का आदमी आकर इन लोगों से कहता है, मेरे पीछे चलो, महारानी ने तुम लोगों को बुलाया है। जैसे ही महारानी का नाम सुनते हैं ये लोग समझ गए थे कि यहां महामाया की बात हो रही है। शिवांश आकृति से बोलता है, तुम अपना चेहरा ढक लो, और ईशा से भी कहता है, तुम भी अपना चेहरा ढक लो। कहीं गलती से भी किसी ने आकृति को पहचान लिया तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी, और अगर सिर्फ आकृति अपना चेहरा ढकेगी तो उन्हें शक हो जाएगा। इसलिए तुम दोनों ही अपना चेहरा ढक के हमारे साथ चलो, और जब तक मैं ना कहूं तब तक कोई कुछ बोलेगा नहीं, सिर्फ मुझे बात करने देना। अब ये चारों लोग उस अधेड़ उम्र के आदमी के पीछे पीछे चलने लगते हैं। थोड़ी देर में एक अंधेरे से कमरे के अंदर जाकर वो आदमी उन लोगों को छोड़ देता है और कहने लगता है, यहीं इंतजार करो, महारानी खुद तुम्हें बुला लेंगी। कुछ समय इंतजार करने के बाद अंदर से एक बहुत लंबी सी औरत एक काली रंग की पोशाक में बाहर आती है। उसका चेहरा आधे से ज्यादा ढका था और सामने से
बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था कि उसके चेहरे से वो कैसी दिखती है। उसके पीछे 3-4 दासियां चल रही थीं। उन्होंने भी काले वस्त्र ही पहन रखे थे। महामाया देखने से ही बहुत डरावनी लग रही थी। सार्थक तो एक पल के लिए डर गया था, पर अर्जुन ने सार्थक का हाथ पकड़ लिया था और हिम्मत दे रहा था। फिर महामाया इन लोगों के सामने ही बड़ी अजीब सी कुर्सी पर आकर बैठ जाती है और कहने लगती है, तो बताओ तुम्हें मुझसे क्यों मिलना था? मेरे दरबान ने आकर मुझे बताया कि तुम लोग मुझसे मिलने आए हो। तो शिवांश बोला, महारानी की जय हो, महारानी की जय हो। अपनी जय जयकार सुनकर तो महामाया की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो थोड़ी थोड़ी खुश हो रही थी। फिर शिवांश कहता है, महारानी, हमने आपके जादू के किस्से चारों तरफ सुने हैं, इसलिए हम खुद आपसे मिलने के लिए यहां पर आ गए। हम काफी दिनों से आपकी तलाश कर रहे थे, फिर पता चला कि आप आजकल यहां रह रही हैं। तो महामाया उन लोगों से पूछती है, तुम लोग आए कहां से हो आखिर? तो शिवांश बताता है, यहीं पास में वर्धा शहर है, हम वहां से आए हैं। बड़ी उत्सुकता थी आपसे मिलने के लिए। आज आपके दर्शन पाकर तो हम धन्य हो गए। अपनी इस तरीके की तारीफ महामाया ने आज तक नहीं सुनी थी। इस वजह से महामाया शिवांश की बातों में बहती चली जा रही थी। उसे लग नहीं रहा था कि शिवांश ये सारी झूठी तारीफ कर रहा है। फिर महामाया का ध्यान आकृति और ईशा के ऊपर जाता है तो वो सवाल करती है, इन दोनों लड़कियों ने अपने चेहरे को ढककर क्यों रखा है? तो शिवांश कहता है, हमारे परिवार की प्रथा है, हमारी लड़कियां बाहर जाकर मुंह नहीं खोलती हैं, इस वजह से इन लोगों ने चेहरे ढक लिए हैं। अगर आप चाहती हैं तो हम उनके चेहरे खुलवा सकते हैं। महामाया शिवांश की बात सुनकर बोली, नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तुमने बोल दिया तो मुझे विश्वास हो गया। शिवांश महामाया के सामने और नाटक करने वाला था। अब शिवांश महामाया से बोला, अब हमें आज्ञा दीजिए, हमें अब निकलना चाहिए। यह सुनकर महामाया बोली, अरे अरे, कहां निकलना चाहिए? तुम तो हमारे मेहमान हो, अभी तो आए हो, अब कुछ दिन यहां रुक कर जाओ। तुम्हें तो मेरा जादू देखना था ना, मैंने तो अभी कुछ दिखाया ही नहीं। तो शिवांश बोला, महारानी की जय हो, आपके दर्शन हो गए, बस हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। अब हमें चलना चाहिए, हम यहां कैसे रुकेंगे? हम इस शहर में भी किसी को नहीं जानते हैं। तो महामाया बोली, इतना बड़ा महल है, कहीं भी रुक सकते हो, राज्य में रुकने की क्या जरूरत है? तुम मेरे मेहमान हो। फिर महामाया अपनी दासियों को आदेश देकर कहती है, ले जाओ इन लोगों को और मेहमानों वाले कमरे में ठहरा दो, और जब तक ये लोग यहां रुकें, इनका खास ध्यान रखना, किसी भी चीज की कमी मत होने देना। अब शिवांश आकृति की तरफ आंख मार के इशारा करता है। आकृति समझ गई थी कि शिवांश क्या कहना चाहता है। फिर दो दासियां इन लोगों को एक बड़े से कमरे में ले जाकर छोड़ देती हैं। अंदर से दरवाजा बंद करने के बाद आकृति फूट फूट कर रोने लगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आकृति इस तरह क्यों रो रही है। फिर आकृति थोड़ी देर बाद बताती है कि जिस कमरे में उन्हें ठहराया गया है, यह आकृति का ही कमरा है। उसका बचपन इसी कमरे में बीता है। महामाया ने इस कमरे की क्या हालत बना दी है। शिवांश कहता है, आकृति, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे हर दर्द का बदला तुम महामाया से ले सकती हो, बस तुम्हें थोड़ा धीरज से काम लेना होगा। तुमने देखा नहीं, मेरी झूठी तारीफ से महामाया कितनी खुश हो गई। हमें बस उसकी कमजोरी पकड़नी है और इसके बाद हम महामाया को हरा सकते हैं। लेकिन अभी कुछ करना बेवकूफी भरा होगा, क्योंकि अभी हमें उसकी शक्तियों का अंदाजा तक नहीं है। और जैसा कि दुकानदार ने बोला ही था, महामाया बहुत बड़ी जादूगरनी है और हो सकता है उसके जादू का असर हम पर इतना ज्यादा हो जाएगा कि हमें हमारी जान गंवानी पड़े। फिर आकृति शिवांश से कहती है, ठीक है, अब यहां पर जो तुम करोगे वही सही, मैं तुम्हारे नक्शे कदम पर चलूंगी। मेरा सिर्फ एक लक्ष्य है, मुझे मेरे राज्य को इस चुड़ैल से आजाद करवाना है और वापस से विजयला राज्य को आबाद करना है, हरा भरा, जैसे मेरे पिताजी का सपना था। क्या आकृति महामाया के चंगुल से अपने राज्य को आजाद करवा पाएगी? आगे जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट वॉरियर शिवांश, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कि महामाया
खुद ब खुद इस महल और विजयला राज्य को छोड़कर चली जाए। रात में शिवांश आकृति से पूछता है, क्या तुमने सच में कभी महामाया के बारे में सुना तक नहीं था? तो आकृति शिवांश से बोली, नहीं, मैंने तो अपने बचपन में कभी भी महामाया के बारे में नहीं सुना और मुझे नहीं पता इसकी हमारे खानदान से दुश्मनी क्या थी। मैंने पिताजी के मुंह से भी कभी इस चुड़ैल का नाम नहीं सुना था। शिवांश और आकृति आपस में बातें कर रहे थे कि तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज आती है। शिवांश चौकन्ना हो जाता है कि इतनी रात में हमारे दरवाजे पर कौन खटखटा रहा होगा। आकृति दरवाजा खोलकर देखती है तो महल की एक दासी दरवाजे पर एक काले कलर का कपड़ा ओढ़े हुई खड़ी थी। वो दासी अजीब तरीके से छुप रही थी कि अगर उसे किसी ने देख लिया तो बड़ी समस्या हो जाएगी। आकृति के दरवाजा खोलते ही वो आकृति से बोली, मुझे जल्दी से अंदर ले लीजिए, अगर किसी ने देख लिया तो मेरी जान पर खतरा बन जाएगा। आकृति को समझ नहीं आया कि दासी इस तरीके से क्यों बात कर रही है, पर आकृति ने बिना कुछ सोचे उसे कमरे के अंदर बुला लिया। कमरे के अंदर आते ही दासी ने सबसे पहले तो जो कपड़ा ओढ़ रखा था उसे हटाया और चैन की सांस ली। उसके बाद आकृति को देखकर अपने हाथ जोड़कर बोली, राजकुमारी की जय हो। जब उस दासी ने आकृति को राजकुमारी बुलाया तो आकृति को समझ नहीं आया कि आकृति को राजकुमारी क्यों बुला रही है। फिर थोड़ी देर बाद आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया तो दासी खुद ही बोली, शायद आपने मुझे नहीं पहचाना, पर राजकुमारी जी, मैंने आपको पहचान लिया है। उसकी बात सुनकर आकृति थोड़ा घबरा गई और बोली, तो मतलब तुम्हें पता चल गया है कि मैं कौन हूं? तो दासी मुस्कुराते हुए बोली, हां, मुझे पता चल गया है कि आप हमारे महाराज की इकलौती बेटी हैं। आपको मैं कैसे भूल सकती हूं? बचपन से मैंने आपको अपनी गोद में खिलाया है। आपकी शक्ल तो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। यहां भले ही कोई आपको ना पहचान पाए, पर जैसे ही आप यहां पर आई थी मैं तुरंत समझ गई थी कि आप ही हैं। मुझे पता था आप एक दिन हमारे राज्य को आजाद करवाने जरूर आएंगी। महाराज की मौत के बाद तो यहां सब कुछ उजड़ गया है। आपने तो देख ही लिया है कि महामाया ने कैसे हमारे पूरे महल की दुर्दशा बना दी है। हर तरफ काली काली चीजें हैं, देखकर ही डर लगता है, और हर तरफ बस जादुई साए हैं। महामाया के कहर से तो प्रजा इतनी परेशान थी कि उन्होंने राज्य को ही छोड़ दिया है और अब वो दूसरे राज्य की तरफ चले गए हैं। अब केवल महामाया के लोग और राज्य के कुछ लोग ही बचे हैं। महल में भी कोई पुराना नौकर नहीं है। सब डर के मारे या तो भाग गए हैं या महामाया ने उन लोगों की जान ले ली है। आकृति ने यह सुना तो उसने अपनी याददाश्त पर थोड़ा जोर दिया और उसे भी याद आ गया कि यह वही दासी है जिसने आकृति और उसके भाई को पाला था बचपन में। जब आकृति की मां की मौत हो गई थी, आकृति की आंखों में आंसू आ गए और वो तुरंत बोली, अरे काकी, आप हैं? आकृति उनको गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। दासी का नाम कुसुम था। वो भी आकृति को अपनी बेटी की तरह ही गले लगाकर रो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से बिछड़े हुए हैं। फिर आकृति ने कुसुम से पूछा, क्या आप मुझे विस्तार से बता सकती हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि अचानक से सब उजड़ गया और पिताजी ने हमें बाहर भेज दिया, और फिर ये महामाया का कब्जा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं यहां रुककर सब कुछ देखना चाहती थी, पर पिताजी ने हमें यहां से भेज दिया था, और शायद इसी वजह से पिताजी की भी मौत हो गई, क्योंकि मुझे यह पता है कि मैं अगर यहां होती तो उनकी मौत तो कभी नहीं होने देती। उनकी मौत की जिम्मेदार मैं ही हूं। कुसुम आकृति की बात सुनकर कहती है, नहीं राजकुमारी जी, आपको ऐसा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। महाराज की मौत की जिम्मेदार आप नहीं है, महामाया है। उसने ही अपने जादू से महाराज की जान ले ली थी। शिवांश कुसुम की बात को काटकर उससे कहता है, क्या आप विस्तार से बता सकती हैं कि आखिर यहां हुआ क्या था और ये महामाया आखिर कौन है? कुसुम वहीं पड़ी एक मेज पर बैठ जाती है और फिर शुरुआत से सारी कहानी इन लोगों को बताने लगती है। कुसुम बोल रही थी, बहुत पहले जब ये राज्य नया नया बसा था तो तुम्हारे पिताजी के जो पिताजी थे, यानी आकृति के दादाजी, वो एक बहुत बड़े जादूगर थे और एक बहुत बड़े मार्शल संत भी। उनकी ताकत के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे, इतने कि अगल बगल के राज्य उनके राज्य पर हमला करने से भी डरते थे। पर धीरे धीरे आकृति के दादाजी की तबीयत काफी खराब होने लगी और एक दिन
उनकी मौत हो गई। उसके बाद तो विजयला का सूरज डूब सा गया था। तब आकृति के पिताजी बहुत छोटे थे, लेकिन उन्होंने बचपन से ही राज्य संभालना इतने अच्छे से सीख लिया था कि बहुत छोटी उम्र में ही राजगद्दी पाली थी। अपने पिता की मौत के बाद अब महाराज अकेले हो गए थे, पर छोटी सी उम्र में भी उन्होंने राजगद्दी को इतने अच्छे से संभाला था कि विजयला राज्य एक बार फिर से जाग उठा था। हमारा राज्य इतना संपन्न हो गया था कि अगल बगल के राज्यों में बात होने लगी थी कि विजयला बहुत ज्यादा संपन्न और बहुत ताकतवर हो रहा है। अब जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा होता है उसके दुश्मन भी ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए महामाया, जो यहीं पास की एक जादुई नगरी की रहने वाली थी, ये वहां की महारानी है और इसने महारानी बनने के लिए अपने पिता और अपने पति की जान ले ली थी। तब उसने राजगद्दी हासिल कर ली थी। तब से वही जादुई नगरी की महारानी है। इसकी क्रूरता के किस्से और काले जादू के किस्से अब सब जगह मशहूर हैं। सब महामाया से डरते थे, पर अभी तक महामाया की नजरें हमारे राज्य पर नहीं पड़ी थी। पर एक बार की बात है, तुम्हारे पिताजी किसी भ्रमण से वापस आ रहे थे तो उन्हें लौटते लौटते रात हो गई। रास्ते में उन्हें महामाया की जादुई नगरी मिली थी, तो एक रात बिताने के लिए वहीं रुक गए। उस रात उनकी मुलाकात महामाया से हुई। उनके बीच में क्या बात हुई थी वो किसी को नहीं पता, पर तब से महामाया विजयला राज्य की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। उस दिन से लेकर आज तक महामाया ने हर मुमकिन कोशिश करी है हमारे राज्य को अपने चंगुल में करने की, और कहीं ना कहीं वो कामयाब भी हो गई। पहले तो कई बार महामाया ने हमारे राज्य पर हमला किया, पर महाराज ने अपनी शूरवीरता से महामाया के हर हमले का जवाब बहुत अच्छे से दिया। लेकिन उस दिन महामाया ने छल से महाराज की जान ले ली और हमारे राज्य को हड़प लिया। तब से वो यहां की महारानी बनी बैठी है और हमारे राज्य को तहस नहस कर दिया है। आकृति कुसुम से पूछती है, जब महल के बाकी लोगों की जान चली गई या फिर महामाया ने उन्हें बंदी बना दिया, तो फिर आप कैसे बच गईं? तो कुसुम ने बोला, मैं महाराज के साथ उस दिन वहीं पर थी जब महाराज ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ा था। तब उन्होंने मुझसे सिर्फ एक वचन लिया था कि जब तक मैं जिंदा रहूं मैं इस राज्य की देखभाल करती रहूं और आपके भाई के आने का इंतजार करूं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों पर पूरा भरोसा था। उन्हें पता था कि आप लोग एक दिन आकर वापस से अपने राज्य को महामाया के चंगुल से छुड़ा लेंगे। और देखिए, ये सच हुआ। मुझे पता चल गया था कि महामाया की एक कमजोरी है, उसके सामने अगर कोई उसकी तारीफ करे तो वो किसी को कुछ भी नहीं करेगी। बस मैंने भी वही किया। महामाया को मैंने विश्वास दिलाया कि मैं महामाया की तरफ हो गई हूं। अब मुझे भी इस राज्य से कोई लेना देना नहीं है। और महामाया मेरी बातों में आ गई और उसे लगने लगा कि मैं सच में महामाया के साथ हूं। तब से महामाया ने मुझे अपने सबसे खास लोगों में से एक बनाकर रखा है। महामाया की हर छोटी बड़ी बात मुझे पता होती है। मैं तो रोज सोचती हूं कि कैसे इस चुड़ैल की जान लूं, पर मेरे पास कोई ऐसा जादू नहीं है जो इस जादूगरनी को मार सके। और मुझे यह जरूर पता था कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। वो एक न एक दिन जरूर किसी ऐसे मसीहा को भेजेंगे जो हमारे राज्य के लिए भगवान साबित हो जाएगा। और देखिए राजकुमारी जी, आप वापस आ गई हैं। अब आप ही हैं जो इस महामाया के आतंक को रोक सकती हैं और हमें और इस राज्य को फिर से आजाद करवा सकती हैं। पर ध्यान रहे, महामाया से मुकाबला इतना आसान नहीं होगा। उसकी ताकत इतनी अपार है कि वो जब जादू करती है तो किसी को उम्मीद भी नहीं होती है कि वो अगला वार क्या करेगी। मैंने आज तक किसी को भी इतना बड़ा जादूगर बनते हुए नहीं देखा। महामाया अपने जादू से कुछ भी कर सकती है। वो चाहे तो पूरी दुनिया को भी जीत सकती है और अभी भी नहीं रुक रही है। वो रोज अपने जादू को बढ़ा रही है। इस महल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो महामाया की बहुत मददगार साबित हुई हैं, जिनकी वजह से महामाया अपने जादू को एक ऊंचे लेवल पर ले जा सकती है, जिनका इस्तेमाल करके महामाया रोज एक बहुत बड़ी जादूगरनी बनती जा रही है। और अगर उसे किसी ने नहीं रोका तो फिर एक समय बाद महामाया को हरा पाना नामुमकिन हो जाएगा। जब शिवांश ने यह सुना कि महल में कुछ ऐसा है तो उसे आकृति की बात याद आ गई। आकृति ने बताया था कि उनके महल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक मार्शल संत बनने में बहुत मददगार हो सकती हैं। कुसुम उन्हीं चीजों की बात कर रही थी। बहुत सारी जादुई किताब और साधना तकनीकों की किताबें।
फिर शिवांश कुसुम से पूछता है, ऐसा क्या है इस महल में जो महामाया इस्तेमाल करके अपने जादू को बढ़ा रही है? तो कुसुम शिवांश की बात का जवाब देती है, जैसा मैंने तुम्हें बताया था, आकृति के दादाजी एक बहुत बड़े जादूगर थे। बस उनकी ही बहुत सारी जादू की किताबें, बहुत सारी साधना तकनीकों की किताबें, कुछ जादुई शस्त्र और अस्त्र अभी भी महल में रखे हुए हैं, जिनकी मदद से कोई भी बहुत बड़ा योद्धा बन सकता है और एक बहुत बड़ा जादूगर। महामाया भी उनका ही इस्तेमाल कर रही है और इस राज्य को हड़पने की सबसे बड़ी वजह भी यही थी कि महामाया को उन सारी जादुई कलाओं को सीखना था, क्योंकि वो ऐसी जादू कला है जो किसी को नहीं आती है। आकृति के दादाजी की मौत के बाद वो भी उनके साथ दफन हो गई थी और आकृति के पिताजी ने इन किताबों को इतना संभाल के रखा था कि शायद घर के सदस्यों को भी पता नहीं था कि आखिर हैं कहां। महल में कब्जा करने के बाद सबसे पहला काम जो महामाया ने किया था वो यही किया था, उसने इन सारी जादुई चीजों को ढूंढकर अपने कब्जे में ले लिया था और तब से वो सब महामाया के पास ही हैं। वहां माया का एक कमरा है जहां सिर्फ महामाया ही जाती है। इस वक्त वो उसी कमरे में होती है और अपने जादू के लिए अंदर साधना तकनीकों का अभ्यास करती रहती है। महामाया के इरादे तो कभी नेक नहीं थे, पर अब विजयला को हड़पने के बाद मुझे नहीं पता अगला कदम वो क्या उठाने वाली है। क्यों उसे इतने सारे जादू की जरूरत पड़ रही है वो भी नहीं पता, क्योंकि वो पहले से ही बहुत बड़ी जादूगरनी है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है और इतने जादू होने के बावजूद भी अगर उसे और बड़ी जादूगरनी बनना है तो मतलब उसका मकसद कुछ बहुत बड़ा करने का है। हमें जल्द से जल्द महामाया के मंसूबों का पता लगाना पड़ेगा, वरना हो सकता है वो सारी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाए। आखिर क्या इरादा था महामाया का? क्या शिवांश और आकृति ये पता लगाने में सफल हो पाएंगे? आगे जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट वॉरियर शिवांश, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।